हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिद फॉर जॉब। आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह या फिर 1857 की क्रांति, जो कि हम पढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में, जिसमें से हमारे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्वेश्चंस फॉर्म होने की संभावनाएं रहती हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो 1857 की जो क्रांति थी, हम इसमें देखते हैं कि ये क्रांति 1857 का जो विद्रोह था वो एक भारतीय विद्रोह था और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ ये एक विद्रोह था। ये व्यापक तो था लेकिन एक असफल विद्रोह था, हम कह सकते हैं, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट थिंग इज दिस, 1857 का जो संग्राम था वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत, ये डेट हमें याद रखनी चाहिए, 10 मई 1857 मेरठ को हुई थी। 10 मई 1857 मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल चुकी थी। ये एक विद्रोह था जो कि भारत से स्टार्ट हुआ था और भारत के मेरठ नाम की जगह से 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि कई स्थानों पर फैल चुका था। ये एक सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, ये बात याद रखने वाली है। लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था, जिससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और इसलिए इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, क्योंकि ये एक फर्स्ट ऐसी लड़ाई थी जो कि हम लोगों ने अपने साइड से लड़ी हुई थी। सैन्य विद्रोह ही था ये स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ये एक व्यापक रूप ले लेता है, परंतु ये बाद में असफल भी रहता है। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी असफलता के क्या क्या कारण थे। तो 1857 का जो विद्रोह था वो भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए थे। ये बहुत से वर्गों को एकजुट करने वाली भी एक घटना मानी जाती है। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा था। जो हमारा लक्ष्य था उसको हम प्राप्त नहीं कर सके थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद के हम लोगों ने बीज बो दिए थे। ये बता दिया था कि हम भी स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा किया था जो कि एक विद्रोह के रूप में था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जनता की भागीदारी में इसमें ऐसे हासिल की थी कि ये एक विद्रोह बन गया था। इस विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिपाही विद्रोह। ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा इसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है, भारत विद्रोह कहा जाता है, इसको महान विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि कहा है भारतीय इतिहासकारों द्वारा। 1857 के विद्रोह के नाम से हम सभी परिचित हैं। भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध, ये बात कही थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। तो ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध, इसको किसने कहा है? तो वीडी सावरकर के द्वारा ये कहा गया है, या फिर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसके कारण दिखाए जाते हैं। कारण में हम विभिन्न प्रकार के कारण देखेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में हम देखते हैं कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति जो थी, अंग्रेज क्या करते थे, वो विस्तारवादी नीति को फॉलो करते थे, जिसमें 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यपगत का सिद्धांत था। व्यपगत के सिद्धांत के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, उसमें से आप समझ सकते हैं कि ये व्यपगत का सिद्धांत क्या था। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया था। इसका ये भी एक रीज़न है कि
यहाँ के सैनिकों को हटा दिया गया था। दैट मीन्स भारत के जो सैनिक थे या फिर बहुत ही ज़्यादा अधिकारी थे या शासक थे, उनको हटा दिया गया था, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया था। और वहाँ के लोगों को जब ब्रिटिशर्स को वहाँ पर नियुक्त किया गया था, तो ये भी एक मेन रीज़न रहा था इस क्रांति के होने का, जो कि एक राजनीतिक कारण था। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी, ये भी एक मेन रीजन था। नेक्स्ट इज, डलहौजी ने अपने व्यवगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर, झांसी जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार ले लिया था। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, इसको अपनाते हुए इन्होंने झांसी को, सतारा को और नागपुर को अपनी रियासतों में मिला लिया था। नेक्स्ट थिंग इज कि जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी इन्हीं लोगों ने हड़प लिए थे। इस कारण से और भी ज्यादा विद्रोह बढ़ चुका था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया था, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए थे। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज अवध को असंतोष, षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, यहाँ सामाजिक कारण भी थे जिसकी वजह से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। मतलब उन लोगों का व्यवहार जो था वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गलत होने लगा था। कुछ ऐसे चेंजेस आए थे जिसकी वजह से इंडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे। नेक्स्ट इज कि भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। मतलब पश्चिमी सभ्यता जैसे कि सूट बूट पहनना, कोलगेट मंजन करना, या फिर ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं कि हम लोग वेस्टर्न्स को फॉलो करने लगते हैं, तो इसको पश्चिमी सभ्यता जब हमारे यहाँ आने लगी थी, तो एक बड़ा ही वर्ग हमारे यहाँ चिंतित हो गया था कि हम इंडियंस की सोच का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग विस्तार आदि का भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ना स्टार्ट हो गया था। ये भी एक वजह थी कि एक विद्रोह स्टार्ट हुआ था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू में बदल दिया गया था। दैट मीन्स जो 1850 में एक अधिनियम आया था, उसके द्वारा वंशानुक्रम को हिंदू कानून में बदल दिया गया था। ये भी एक वजह रही थी कि 1857 का विद्रोह हम देखने को मिला था। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों को पदोन्नति कर दी जाती थी। मतलब जो भारतीय रहेंगे उनको तो सेम पद मिलेगा, लेकिन जो ईसाई धर्म अपना लेंगे, जो क्रिश्चियन बन जाएंगे, जो कि ब्रिटिशर्स का साथ देंगे, उनको पदोन्नति कर दी जाती थी। इससे और ज़्यादा रोष पैदा होता था भारतीयों में। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था, नीचा दिखाया जाता था, ये कहकर कि हम भारतीय धर्म को फॉलो करते हैं और वेस्टर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सभ्य माने जाते हैं, ये कहकर हम लोगों को अपमानित करते थे, हम लोगों को नीचा दिखाते थे। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा था कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। भारतीयों को ये विश्वास हो गया था कि अब जो ये वेस्टर्न जितनी भी चीज़ें हम लोगों पर फॉलो करते हैं, हम लोगों को ये दिखाते हैं कि हम लोग सभ्य नहीं हैं और ये लोग असभ्य हैं। ये लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, तो हम इनसे नीचे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जैसे कि कपड़ों का पहनना, वेस्टर्न स्टाइल में पहनेंगे तो लोग सभ्य हैं, और अगर हम लोग हैं धोती कुर्ता पहन रहे हैं तो ये असभ्य माना जाता था उस टाइम पर। तो इसलिए लोगों को ये संदेह होने लगा था कि भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए ये लोग योजना बना रहे हैं। सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को भी इन लोगों ने समाप्त कर दिया था और विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट कर दिया था। इसलिए भी इन लोगों को हमारे यहाँ के लिए खतरा माना जाने लगा था। ये भी एक मेन रीज़न रहा था, जिसमें कि राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ भी था। नेक्स्ट थिंग इज कि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे। मुस्लिम इंसान हमेशा मदरसे में अपने बच्चों को भेजना स्टार्ट करता है और वहीं की शिक्षा दिलवाता है अपनी ही लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ ये लोग कह रहे थे कि हम अपनी टाइप से पश्चिमी शिक्षा के साथ रहेंगे। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की सुविधा को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया था कि रेलवे और टेलीग्राफ की जो सुविधा इन्होंने स्टार्ट की हुई है, ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। तो यही थे कुछ धार्मिक कारण। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्थिक कारण पे।
आर्थिक कारण कुछ इस टाइप के रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान लगाने लगे थे और कर वसूली करने लगे थे। सख्त तौर तरीकों से इनके हम लोग परेशान हो चुके थे। मतलब इन्होंने किसान और जमींदार जो भारी भरकम लगान थी और वसूली थी इनकी, सख्त तौर तरीके थे कि ये लोग कर बहुत ज़्यादा ही टैक्स बहुत ज़्यादा लेते थे। इस वजह से यहाँ के लोग परेशान हुआ करते थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों को पुरानी ज़मीन से हाथ निकलते जा रहे थे। मतलब जो भी लोग थे, अधिक संख्या में लोग जो है महाजनों से कर नहीं लिया करते थे। इसलिए नहीं लिया करते थे कि पुरानी ज़मीन कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि महाजन जो है वो हड़प लेता था ज़मीन को। ये भी एक मेन रीज़न रहा था। नेक्स्ट थिंग इज़ कि बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग थे। सिपाही जितने थे वो खुद किसान वर्ग से आते थे और वे अपने परिवार गाँव को छोड़कर आए थे। इसलिए किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया था। जो किसान वर्ग के लोग थे वो खुद ही सिपाही थे। मतलब किसानों के लड़के ही सिपाही हुआ करते थे और इसीलिए किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं में प्रवेश जो था वो भारत में बहुत ही कम कर दिया गया था और इसके अलावा ये जो कपड़ा उद्योग था इसने भारत को बर्बाद करके रखा हुआ था। दैट मीन्स कि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहीं से कपास ले जाकर और यहीं के माल को ले जाकर यहाँ पर लाकर वेस्टर्न तरीके से जो कपड़े बने हुए थे उनको बनाकर 2 गुने रुपए पर बेचते थे और यही एक मेन रीज़न भी रहा था सबका। इसी के साथ कुछ सैन्य कारण भी थे। सैन्य कारण क्या थे कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था। मतलब 87% भारत में सिपाही हुआ करते थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। मतलब ब्रिटिशर्स जो सैनिक थे इनको ये लोग उच्चतर श्रेणी का मानते थे। इनकी पोस्ट भी अच्छी हुआ करती थी और इनकी सैलरीज भी अच्छी हुआ करती थी और इनको जो सेवाएं प्रदान की जाती थी वो भी भारतीयों से ज़्यादा अच्छी सेवाएं प्रदान की जाती थी। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उनको अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। वो अपने घर से कुछ दूर स्थान पर रहें, कुछ दूर एरिया में जाकर काम करें। नेक्स्ट थिंग इज़ कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया था जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र के पार भी जाना पड़ सकता है। और भारत में ऐसी मान्यता थी कि समुद्र के पार जाना अशुभ होता है, तो यहाँ की नीतियों पर भी ये लोग खरे नहीं उतरे थे। यही कुछ कारण रहे थे जिनके कारण हमारे यहाँ 1857 की क्रांति को देखा जाता है। और इनमें जो तात्कालिक कारण था, दैट मीन्स जो मेन रीज़न हुआ था वो ये था कि 1857 की क्रांति सैनिक कारण मेन था। ये अफवाह फैल गई थी कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स इनके जो कारतूस बन के आते हैं राइफल के, एनफील्ड राइफल के, ये नाम ज़रूर याद रख लीजिएगा। इनके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भी ये इसका एक मेन रीज़न था। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले इन कारतूसों को अपने मुंह से खोलना पड़ता था और यही सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये तात्कालिक रीज़न बन गया था। और इसी के चलते हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधित करने का प्रयास भी किया था और विवादित कारतूस वापस भी ले गया था, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांतियाँ फैल चुकी थी, इसलिए इसका कोई फायदा भी नहीं हुआ था। मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई। सबसे पहला पूछा जाता है कि किसने आवाज़ उठाई थी, तो मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई। ये डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये डेट पूछी जाती है। नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और विरोध करने वाले सैनिकों को 10 वर्ष की सजा भी दी गई थी। विद्रोह में केंद्र कौन कौन से रहे थे, तो अब हम ये देखते हैं।
विद्रोह में पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक ये विद्रोह फैला हुआ था। पटना से स्टार्ट करके राजस्थान की सीमाओं तक। मुख्य केंद्रों में यहाँ रहा था कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार का आरा जिला। लखनऊ में ये अवध की राजधानी थी। लखनऊ जो था वो अवध की उस टाइम पर राजधानी था। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक थी बेगम हजरत महल। उन्होंने लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर में थे विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब। ये नाना साहेब का नाम ही आएगा, ये पूरी लाइन से कोई फायदा नहीं है, बस कानपुर से आपको याद रखना है कि नाना साहेब ने विद्रोह को स्टार्ट किया हुआ था। झांसी से जब हम देखेंगे तो झांसी से आएगा 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र का झांसी के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। ग्वालियर से हम देखते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व तो किया था और नाना साहिब के सेनापति तात्या टोपे भी साथ में थे। यहाँ से तात्या टोपे साथ में मिले थे और ग्वालियर तक मार्च किया था और उस पर कब्जा भी कर लिया गया था। वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन बाद में अंततः उनकी अंग्रेजों से हार ही हो गई थी। बिहार का नेतृत्व देखते हैं तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार के नेतृत्व को जब हम देखेंगे तो बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से हुआ करते थे। विद्रोह के अगर हम प्रमुख केंद्रों में देखना चाहें तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था, लेकिन इसका जो दमन किया था वो निक्सन और हडसन ने किया था। मैंने इसमें आपको साथ में लिख कर दे दिया है कि विद्रोह किसने स्टार्ट किया था और किसने उसका दमन भी कर दिया था। अंग्रेज जो थे उन्होंने दमन करना भी स्टार्ट किया था। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने इस विद्रोह को स्टार्ट किया था, लेकिन उसका दमन करने के लिए निक्सन और हडसन थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने यह विद्रोह स्टार्ट किया था और जनरल हॉडवोज ने इसको दमन किया था। ग्वालियर में तात्या टोपे ने यहाँ से स्टार्ट किया था और जनरल हॉडवोज ने इसका दमन किया था। ऐसे ही हम देख सकते हैं लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसको स्टार्ट किया था और कॉलिन कैंपबेल ने इसको दमन किया था। कानपुर में इसी तरह से हम देखें नाना साहिब ने स्टार्ट किया था और कॉलिन कैंपबेल ने इसका दमन कर दिया था। नेक्स्ट थिंग इज कि जगदीशपुर जो आरा था वहाँ से कुंवर सिंह ने स्टार्ट किया था और विलियम टेलर ने इसका दमन किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने स्टार्ट किया और कर्नल नील ने इसका दमन किया था। फैजाबाद से हम देखते हैं मौलवी अहमदुल्ला ने इसको स्टार्ट किया और जनरल रेनार्ड ने इसका दमन किया। बरेली में खान बहादुर ने इसको स्टार्ट किया और विंसेंट आयर ने इसका दमन किया था। इसको दबाने की कोशिश की हुई थी। 1857 की क्रांति विफल क्यों हुई, इसके अब कारण देखते हैं हम। तो इसका एक मेन रीज़न था कि दक्षिण भारत की उदासीनता थी। इसमें हम देखते हैं कि दक्षिण भारत की यहाँ पर उदासीनता थी, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत इस वाले विद्रोह में इंक्लूड नहीं था। नर्मदा का दक्षिण भाग पूर्णतः शांत रहा, वहाँ से कोई भी इस विद्रोह के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई थी। यदि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत की भी विद्रोह में कूद पड़ता तो इतने विशाल क्षेत्र में फैले विद्रोह को दबाना असंभव हो जाता। दैट मीन्स अगर उत्तर भारत में ये विद्रोह चल रहा था और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत से भी इसमें कुछ ना कुछ सहायता की जाती, तो इतने बड़े विद्रोह को दबाना अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए आसान नहीं था। विद्रोह के प्रमुख केंद्र जैसा कि मैंने आपको बताया बिहार, अवध, रोहिलखंड, चंबल, नर्मदा के मध्य की भूमि और दिल्ली ही थे। इसके अलावा ये विद्रोह ज़्यादा नहीं फैला हुआ था। अंग्रेजों ने दक्षिण से सेनाएं बुला ली थी तथा विद्रोही क्षेत्रों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली थी। अंग्रेजों को बहुत ही सीमित क्षेत्र में विद्रोह का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार दक्षिण भारत की उदासीनता अंग्रेजों के लिए वरदान सिद्ध हुई थी और इसीलिए अंग्रेज निजाम और सिंधिया का नाम कृतज्ञता से लेते रहे, क्योंकि इन लोगों ने इसका साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट इज योग्य नेताओं का अभाव था। यहाँ पर योग्य नेताओं का अभाव कैसे था कि यहाँ पर जो विद्रोह था उसको ठीक तरह से संचालित करने वाला कोई योग्य नेता ही नहीं था। जैसे कि हम अन्य विद्रोहों को देखें या फिर आंदोलनों को देखें तो उसमें महात्मा गांधी और उनके साथ में कई सहयोगी भी मेन हुआ करते थे, पर यहाँ पर कोई मेन नेता नहीं था। यद्यपि विद्रोहियों ने पूरे बहादुर शाह को अपना नेता मान लिया था,
माना तो गया था बूढ़े बहादुर शाह को अपना नेता, लेकिन वो बूढ़े थे और बहादुर शाह से सफल सैन्य संचालन की और नेतृत्व की आशा करना दुराशा मात्र थी। इनसे कोई भी सैन्य संचालन की आशा नहीं की जा सकती थी। प्रमुख नेता हम कह सकते हैं कि नाना साहब चतुर अवश्य था, लेकिन वह सैन्य संचालन में निपुण नहीं था और इसीलिए इस संचालन का कोई भी योग्य नेता नहीं था। तात्या टोपे का चरित्र उच्च था, किंतु उसमें सैनिक योग्यता बिल्कुल भी नहीं थी। सर्वाधिक योग्य नेताओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर का जमींदार जो था वो कुंवर सिंह थे। रानी लक्ष्मीबाई वीर होते हुए भी अनुभवहीन थी, क्योंकि उसको इससे पहले का कोई भी अनुभव नहीं था। और कुंवर सिंह भी वीर था, लेकिन पूर्णतः वृद्ध था और उसे सभी नेता मानने को तैयार भी नहीं थे। इस कारण विद्रोह जो है, कोई भी ऐसा योग्य नेता इसमें शामिल नहीं था जो सबको संगठित कर सके और सफलता के द्वार पर तक इस वाले युद्ध को पहुंचा सके। तो नेक्स्ट थिंग इज कि केंद्रीय संगठन का अभाव था। इसमें कोई भी केंद्रीय संगठन नहीं था। जैसा कि हम देख सकते हैं कि विद्रोह आरंभ होने से पूर्व कुछ संगठन एवं योजना अवश्य थी, किंतु विद्रोह आरंभ हो जाने के बाद योजना का क्रमबद्ध रूप हमें दिखाई नहीं देता है। विद्रोह सेनाओं के दिल्ली पहुंचने तक तो किसी पूर्व निश्चित योजना का स्वरूप दिखाई देता है, किंतु उसके बाद में वह भी समाप्त होता सा दिखाई देता है। इसमें केंद्रीय संगठन भी होना चाहिए था, जो अंग्रेजों की गतिविधियों को ध्यान में रखकर सभी क्षेत्रों के विद्रोहों में समन्वय स्थापित कर सके, और ऐसा कुछ भी हमें इस विद्रोह में देखने को नहीं मिला था। इसका सीमित प्रभाव था। हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रभाव जो था वो बहुत ही सीमित था। हालांकि विद्रोह काफ़ी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा था। जैसे मैंने बताया आपको कि मद्रास का जो प्रांत था वो बिल्कुल अछूता रहा था। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित रहा था, जैसे सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग ही यहीं तक लिमिटेड था। नेक्स्ट थिंग है बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर और कश्मीर, राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। दक्षिणी प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। मध्य वर्ग की भागीदारी भी नहीं थी। मध्यम वर्ग जो था, जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारियों और जमींदारों ने भी विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। तो मध्यम वर्ग की इसमें भागीदारी भी नहीं हुई थी। इस कारण भी विद्रोह असफल रहा था। नेक्स्ट थिंग इज कि सीमित संसाधन थे। संसाधनों का भी यहाँ पर अभाव था। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार, परिवहन एवं संचार के अन्य साधन भी अंग्रेजों के अधीन ही थे। ये सब हमारे वश में नहीं थे, इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की बहुत ही ज़्यादा कमी भी थी। विद्रोहियों के पास ना संख्या बल था और ना ही पैसा था। उनके उलट ब्रिटिश सेना के पास यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, जैसे कि सैनिक, पैसा, हथियार, यही सब उनके पास ज़्यादा था, जिसके बल पर भी विद्रोह को कुचलने में असफल रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था कि कंपनी का शासन का अंत हो गया था। यहीं से कंपनी के शासन का अंत होता है। दैट मीन्स 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में ऐतिहासिक घटना थी। क्यों थी? क्योंकि ये विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत का कारण बन गया था। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है और इसके साथ ही नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स क्राउन का यहाँ पर शासन स्टार्ट हो जाता है। ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे ही अपने हाथों में इसके बाद से ही ले ली थी। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में कर दी थी। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर भी पड़ गया था। भारत का कार्यकाल देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था। प्रशासनिक परिवर्तन यह हुआ था कि भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था उसको वायसराय के पद से स्थानांतरित कर दिया गया था। जो अभी तक गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था भारत में, तो वह 1857 के बाद से वायसराय का पद यहाँ से दे दिया गया था। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। जो यहाँ के शासक थे उनके जितने भी अधिकार थे वो उनको वापस कर दिए गए थे। व्यक्तिगत के सिद्धांत को भी यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी यहाँ से एंड कर दिया गया था, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई थी। यहीं से ये दत्तक पुत्रों को सौंपने की अपनी रियासतों को छूट दे दी गई थी
और यही थे इसके परिणाम, और सैन्य पुनर्गठन यहीं से हो गया था। जैसा कि हम देख सकते हैं, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बढ़ाया तो सब कुछ जाएगा, लेकिन शस्त्रागार जो है वो ब्रिटिश शासन के हाथों में ही रहेगा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। इसके निष्कर्ष ये रहते हैं कि 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए थे। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इससे भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए थे यहीं से। तो हम देख सकते हैं कि ये इसके निष्कर्ष निकल के आता है। और इसी के साथ में हमारी 1857 की क्रांति को के टॉपिक को हमने अभी पूरा कर लिया है। मैंने आपको इसमें जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे बताए हैं। विद्रोह के केंद्र कौन से थे, वहाँ किसने स्टार्ट किया था और किसने वहाँ पर दमन किया था, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोगों ने देख ली हैं। 1857 की क्रांति को पूर्णतः हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए।